नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको यस एजुकेटर चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने मैं अपने चैनल के माध्यम से क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम की हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है। आपकी पहली चैप्टर मेरे वीडियो में दिया गया है। आज हम पॉलिटिकल साइंस की पहली चैप्टर बुक 1 से स्टार्ट करते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम विश्व की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे कि विश्व में क्या क्या सी घटनाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक के कालखंड में हुई है। ये सारी चीज़ों की कौन से शक्ति जो है सबसे उच्च में है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे विश्व की राजनीति में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कालखंड के बारे में पढ़ेंगे। आपका क्लास 12 में सबसे पहला चैप्टर वो अगर विश्व राजनीति में है तो वो शीत युद्ध का दौर है। देखिए, हालांकि आपका जो बुक एनसीईआरटी बुक है उसमें ये इस चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन आपको ये बात जानना जरूरी है कि कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, उस बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही आपको इस चैप्टर के बाद ही इस चैप्टर जब तक अपना पीजिएगा कि आगे का चैप्टर आपको समझ उस तरीके से नहीं आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शीत युद्ध का दौर आखिर कहते किसका? शीत युद्ध का मतलब क्या हुआ कि मतलब शीत का युद्ध मतलब ठंडा युद्ध, मतलब ठंडा के क्षेत्रों में युद्ध ही ना होगा। अगर शीत युद्ध का माना जाए, शीत का अर्थ क्या होता है? ठंडा। लेकिन यहाँ शीत युद्ध का अर्थ ठंडा नहीं, यहाँ शीत युद्ध का अर्थ है प्रत्यक्ष युद्ध न लड़कर अप्रत्यक्ष रूप से वैचारिक मतभेद, मतलब शीत युद्ध का अर्थ यहाँ यह है कि मतलब युद्ध हो, मतलब युद्ध की आशंका जो होगी, मतलब जैसे आप समझिए कोई भी देश होता है, दो देश में लड़ाई होती है, लड़ाई प्रत्यक्ष रूप से होती है। लेकिन शीत युद्ध का अर्थ यहाँ यह है कि मतलब दो महाशक्ति है, एक है अमेरिका और एक है सोवियत संघ। ये दो महाशक्ति आपस में कभी नहीं टकराती है, दो अलग अलग विचारधारा के हैं। अमेरिका जो है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देती है और सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी को बढ़ावा देती है। लेकिन ये दोनों जो है अपने विचार की प्रधानता को लेकर आपस में युद्ध, मतलब वैचारिक मतभेद वाला युद्ध करते हैं। मतलब वैचारिक युद्ध इसको कह सकते हैं। इसको प्रत्यक्ष या सैन्य युद्ध नहीं, इसको वैचारिक युद्ध कहें आप। यही होता है शीत युद्ध का मतलब। आइए शीत युद्ध का तैयार कैसे हुआ, या फिर शीत युद्ध कब आरंभ हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। आइए अब आपको समझ में आया कि शीत युद्ध का मतलब क्या है। शीत युद्ध का मतलब यह हो गया कि मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना लड़ा हो, जिसमें ना ही कोई शस्त्र का उपयोग किया गया हो, ना ही कुछ सैनिक एटॉमिक बम ये वगैरह का यूज किया गया हो। इसमें विचारों से किया गया युद्ध, मतलब विचारों की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, कि वो महाशक्ति सबसे महान है या महाशक्ति सबसे महान है विश्व में। इसमें विश्व दो खेमों में बटी हुई थी। ये शीत युद्ध का अर्थ। देखिए, आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से स्टार्ट होती है, 1945 में समाप्त होती है। ये शीत द्वितीय मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कालखंड है। ठीक है, इसमें आप ये भी जानते हैं कि मित्र राष्ट्र की जीत होती है। और इसमें धुरी राष्ट्र की हार हो जाती है।
मतलब इसमें आप मित्र राष्ट्र की जो जीत होती है, मित्र राष्ट्र में आप जानते हैं कौन कौन से सदस्य देश हैं। ये मित्र राष्ट्र में देखिए आप क्या हो जाते हैं, अमेरिका होता है, ब्रिटेन हो जाता है, इसके साथ ही सोवियत संघ, ये तीनों एक साथ द्वितीय विश्व युद्ध का युद्ध लड़ते हैं। और ध्रुवीय राष्ट्र जिनकी हार होती है उनमें इटली आती है, जापान आती है और जर्मनी आती है। जर्मनी आप जानते हैं कि हिटलर के नेतृत्व में तृतीय विश्व युद्ध लड़ा था। तृतीय विश्व युद्ध में जर्मनी की बहुत बड़ी भूमिका थी युद्ध को आरंभ करने में, और ध्रुवीय राष्ट्र को मजबूती देने में जर्मनी की, हिटलर की बहुत बड़ी भूमिका थी। देखिए, आखिर द्वितीय विश्व युद्ध इतनी घमासान युद्ध होने के बाद भी ये समाप्त कैसे हुई, ये जानना आपके लिए जरूरी है। आप जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु एटॉमिक वार किया गया था। इसमें जापान के हिरोशिमा और जो है नागासाकी दोनों पर परमाणु बम प्रहार किया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जिससे जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। इस कारण से युद्ध की ये पूर्णतः समाप्त हो गई। हालांकि अमेरिका द्वारा जो ये परमाणु युद्ध किया गया ये सही नहीं थी, क्योंकि उस तरह की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे परिणाम निकल चुके थे। ये जब परमाणु हमला ये जापान पर जो हुआ है अमेरिका, ये भी एक शीत युद्ध का कारण बनती है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अमेरिका ने सबसे छिपाया था कि उसके पास परमाणु बम है। उस समय ना ही सोवियत संघ के पास परमाणु बम थी, ना ही ब्रिटेन वगैरह किसी के पास नहीं थी। उस समय अमेरिका ने परमाणु हमला किया था, जिससे ये पूरी बात विश्व में आग की तरह फैली। देखिए, सर्वप्रथम 6 अगस्त को हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम से परमाणु वार किया गया। लिटिल बॉय नाम से 6 अगस्त को किया गया हिरोशिमा में। ये जापान का एक प्रमुख शहर था। लिटिल बॉय नाम दिया गया था इस परमाणु युद्ध, मतलब जो परमाणु गिराया गया था अमेरिका द्वारा, इसको लिटिल बॉय नाम दिया गया था। इसी के साथ ही 9 अगस्त को भी जापान में गिराया गया था। वो गिराया गया नागासाकी में, जो इससे भी घातक वार हुई थी परमाणु की। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी। यहाँ पर जो परमाणु वार किया गया उसका नाम था फैट मैन। यह भी बहुत घातक हमला हुई यहाँ पे। इस तरीके से जापान जो है, जापान के 2 प्रमुख शहरों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया, जिसका परिणाम आज भी जापान देखती है। लेकिन जापान आज, आप इसी चैप्टर के जब 4th चैप्टर में देखिएगा कि जापान के बारे में कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं, उसमें आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से जापान में इस तरीके के हमले होने के बाद भी उसने आज बहुत बड़ी विकास की है, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 था। आइए अब हम शीत युद्ध का ये हम बताएं कि द्वितीय विश्व युद्ध आखिर समाप्त कैसे हुआ, ये 2 परमाणु हमलों से। और मित्र राष्ट्र में आप जानते हैं कि 2 महाशक्ति थी, एक सोवियत संघ थी, एक संयुक्त राज्य अमेरिका थी।
ये दो महाशक्ति मित्र राष्ट्र में थी। ये दोनों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी मतभेद थे। वो मतभेद विचारधारा को लेकर थी और साम्यवादी और पूंजीवादी को लेकर। अमेरिका उस समय विश्व की राजनीति में उतना आकर्षण नहीं दिखाता था। उसने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने शक्ति का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया, जिसको उसने अपने परमाणु शक्ति को, सोवियत संघ को जानकारी इस बात की नहीं दी गई कि उसके पास परमाणु शक्ति। उसने हमला किया, इससे सारे देशों का ध्यान अमेरिका पर गया, जिससे क्या हुआ कि ये दोनों के बीच तो पूर्व से ही कुछ मतभेदें चली आ रही थी, लेकिन इसके बाद जो है ये दो महाशक्ति बसती है पूरे विश्व में। क्योंकि जापान उस समय बड़ी शक्ति थी, लेकिन वहाँ पर परमाणु हमला करने के बाद पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। जर्मनी में हिटलर की हार हो गई, इस कारण से जर्मनी स्थिर हो गया। इस तरीक़ा से ब्रिटेन, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन की हार होने लगी थी, तो अनेक उपनिवेश क्षेत्रों से उसका सफाया हो गया था। इस कारण से उसका भी अब पतनशीलता की ओर बढ़ गई थी। उसका भी आर्थिक स्थिति, मतलब अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। इस कारण से विश्व में सिर्फ दो महाशक्ति बसती है। ये दो महाशक्तियों के बीच अब वैचारिक युद्ध प्रारंभ हो जाता है 1945 से, जो चलता है 1991 तक। ठीक है, आइए। अब देखिए, जब शीत युद्ध को आरंभ हुआ 1945 में, तो विश्व दो खेमों में बट गया। एक 15 गणराज्य वाले सोवियत संघ, इसके अंतर्गत पूर्वी यूरोप के सभी देश शामिल हुए और मध्य एशिया के क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। जो ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सारे जो देश हैं उस पर भी इसका कब्जा था। ये पूर्वी ये द्वितीय विश्व कहा जाती है। सोवियत संघ का जो गेट है, इसको दूसरी दुनिया कहा जाती है। अब देखिए, प्रथम दुनिया में कौन कौन से किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। देखिए, प्रथम में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख महाशक्ति थी, जो पूरे पश्चिमी एशिया को अपने अधीन में रखी हुई थी। और एशिया के कुछ क्षेत्र, जैसे पाकिस्तान, इसी के गुट में शामिल हुआ था। इसी तरीके से और कोरियाई देश, ये सारे देश अमेरिका में शामिल थे। इस तरीके से विश्व में दो खेमों बट गए। विश्व दो खेमों में बटा था। इस तरीके से आपको अमेरिका और सोवियत संघ की किन किन गुटों में वो दो शामिल थे, मतलब विश्व में दो खेमों में किस क्षेत्र के देश शामिल थे, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बारे में बताया। देखिए, शीत युद्ध के काल में इसका चरमोत्कर्ष पढ़ेंगे, मतलब इसके चरमोत्कर्ष में क्या क्या घटनाएं हुई, ये सारी चीज़ें आपको जानने की आवश्यकताएं हैं। देखिए, शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष, देखिए 1945 में शीत युद्ध की आरंभ हो जाती है। 1947 में मार्शल योजना आती है।
ये अमेरिका के द्वारा लाया जाता है पश्चिमी एशिया, मतलब पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में अपना विकास के लिए। ठीक है, यहाँ पे 1947 में मार्शल योजना के तहत आती है। इसमें आपका अमेरिका यूरोप में अपनी पूरी तरीके से सोवियत संघ पर यूरोप की आर्थिक मदद करना चाहता था, क्योंकि यूरोप उसके प्रभाव में रहे। इस कारण से यूरोप में आर्थिक रूप से मदद दिया गया, जिससे क्या हुआ कि अमेरिका का प्रभाव यूरोप में पड़ गया। देखिए, मार्शल योजना को तो हम अभी छोटे टॉपिक्स में बताएंगे। मार्शल योजना का ही देन है कि आज यूरोपीय संघ, जो EU आप कहते हैं जिसको, इसकी स्थापना आज हुई है। क्योंकि 1947 में जब यूरोप में पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी, तो मार्शल योजना के तहत अमेरिका के द्वारा मदद किया गया। उससे क्या हुआ कि पश्चिमी यूरोप के देश में आर्थिक स्थिति प्रगति में आई, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। ये सारी चीज़ों को मैं आगे, मतलब जब आप समकालीन वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, तो वहाँ मैं ये इस सारी चीज़ों को, यूरोपीय संघ वगैरह के बारे में आपको मैं बताऊंगा। देखिए, अमेरिका के द्वारा एक गुट बनाया गया जिसको नाटो कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1949 में होती है। ये नाटो देश, अमेरिका इसका नेतृत्व करता था। इसमें लगभग शुरुआती दौर में 12 देश शामिल थे। देखिए, नाटो की स्थापना अमेरिका द्वारा इसलिए की हुई क्योंकि वह सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना चाहता था। वो अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहता था कि सोवियत संघ अपना प्रभाव ना जमा सके, अमेरिका का पूरे क्षेत्र में दबदबा रहे। तो इसमें 12 देश में शामिल। नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या था? नाटो के कोई, मतलब इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मतलब नाटो का कोई भी सदस्य देश पर हमला किया जाता है तो वो पूरी नाटो के सदस्य, मतलब किसी एक सदस्य पर हमला किया जाएगा तो वो अमेरिका या पूरे जो नाटो के सदस्य सब पर हमला माना जाएगा। सभी लोग उस युद्ध में शामिल होंगे। नाटो के किसी एक सदस्य पर हमला नाटो पर हमला माना जाएगा। ये अमेरिका के द्वारा उद्देश्य प्रस्तुत किया गया। इसका मेन प्रतिरूप लक्ष्य है सोवियत संघ के प्रभाव को कम करने। जो पद में जाओ अभी पढ़ा रहे हैं। सोवियत संघ को प्रभाव कम करने के लिए नाटो की स्थापना की गई, ये अमेरिका के द्वारा। नाटो की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ को प्रभाव को रोकना, और इसका उद्देश्य यह था कि मतलब अगर नाटो के कोई भी देश पर हमला होता है तो अमेरिका या जो भी नाटो के सदस्य हैं सभी पर हमला माना जाएगा। देखिए, इसी के जवाब में देखिए 1955 में क्या होता है कि वर्साई संधि की जाती है। इसका नेतृत्व करता सोवियत संघ होता है।
इसमें 15 गणराज्य को शामिल किया गया था। देखिए, वर्साई संधि का मुख्य उद्देश्य अमेरिका के नाटो को जवाब देना था। मतलब जब अमेरिका ने नाटो की स्थापना की तो यूरोपीय संघ के सोवियत संघ के द्वारा भी निर्णय लिया गया कि हम नाटो की चुनौती देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है यूरोप में नाटो का मुकाबला करना। इसका भी लक्ष्य अगर माना जाए तो अमेरिकी प्रभाव को रोकना था। इसमें 15 गणराज्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। इसमें इसका उद्देश्य यह रखा गया कि यूरोप में नाटो का मुकाबला करना इसका मुख्य उद्देश्य था। लक्ष्य इसका हो गया कि अमेरिका प्रभाव को रोकना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। आइए हम आगे चलते हैं। 1954 में क्या होता है कि एसिएटो नाम से एक गुट मतलब संधि किया जाता है अमेरिका के द्वारा। 1954 में SCATO मतलब इसका काम मतलब दक्षिण एशियाई देशों में अपने गुट को मतलब अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सम्मेलन दक्षिण एशियाई देशों के साथ किया गया। इसका अमेरिका के द्वारा इसको किया गया था। एशिया के क्षेत्रों में साम्यवादी प्रभाव को रोकने हेतु इसमें पाकिस्तान और सारे देश जो पाकिस्तान और आप इसमें कह सकते हैं काजिकिस्तान, ये सारे देश इसमें शामिल किए गए थे। सॉरी, काजिकिस्तान सोवियत संघ का था। देखिए 1955 में अमेरिका के द्वारा एक और संधि किया जाता है, वह मध्य एशिया के क्षेत्रों में किया जाता है। सॉरी 55 CEATO, ठीक है। यहाँ पे किया जाता है यह मध्य एशिया के क्षेत्रों में अमेरिका के द्वारा इस सोवियत प्रभाव को रोकने के लिए। ये आपका चरमुख अस्त्र था, ठीक है। मैंने आपको चरमुख अस्त्र में जो जो महत्वपूर्ण संधियां हुई दोनों के प्रभाव को आपस में वैचारिक रूप से लड़ने के लिए, वो सारी संधियों महत्वपूर्ण संधियों को मैंने आपके सामने चर्चा की है। इसके साथ ही आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे की शीत युद्ध की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा कि किस तरीके से शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष अस्त्र था, क्या उसमें घटनाएं हुई जो काफ़ी मतलब जो एक भीषण युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का संकेत प्रदर्शित कर रही थी, किस तरीक़ा से वहाँ से समाधान करके तनाव शिथिल का दौर आता है। ये सारी चीज़ों को मैं आगे की क्लासेस में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी इसके प्रति डाउट हो वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके की मतलब आपको समझ में आई, क्या इनमें कन्फ्यूजन रह गई, वो सारी चीज़ों को आपको मैं डाउट में आपको मैं बता दिया करूँगा। जय हिंद, जय भारत।